प्रश्न यही उत्पन्न होगा। जैसे कि अभी हमने ये बताया कि प्रस्थापना की संसूचना, प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी होने से पहले वापस हो सकती है, उसके बाद नहीं। तो अगला ही प्रश्न ये आएगा कि स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी कब होती है। ये मालूम रहेगा तभी तो, जब ये मालूम ही नहीं है तब वापस कैसे लेंगे। ये भी तो मालूम रहना चाहिए कि स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी कब होगी, तब तो हम उसके हमारे विरुद्ध पूरी होने से पहले ही तब तो हम उसको वापस लेंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तब धारा 5 ने ही बताया है कि स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक, ये धारा 4 में ही बताया गया है कि स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी कब होती है। धारा 4 में क्या बताया कि स्वीकृति की सूचना जो है प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी तब होती है जबकि स्वीकृतिकर्ता जो कि ऑफर को स्वीकार किया है, जिसने उसको स्वीकृतिकर्ता बोलते हैं। तो स्वीकृतिकर्ता ने क्या किया है, स्वीकृति की सूचना को पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से नहीं रख दिया है कि वह उसकी शक्ति से बाहर हो गया हो, तब यह माना जाएगा कि स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी हो गई। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना? हमने क्या बोला कि प्रस्थापक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी कब होती है। इसके लिए धारा 4 में ही बताया है कि प्रस्थापक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी तब होती है जब क्या होता है, स्वीकृति कर्ता क्या किया है, अपनी स्वीकृति को क्या किया, पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से नहीं डाल दिया है कि वह उसकी शक्ति से बाहर हो जाए। ठीक है, स्वीकृतिकर्ता ने अपनी स्वीकृति की सूचना को, जो कि वो प्रस्थापक को दे रहा है कि हमें आपका ऑफर स्वीकार है, उसकी सूचना वो देगा, तो अपनी स्वीकृति की सूचना को पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से नहीं रख दिया है कि वह उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, तब ये माना जाता है कि प्रस्थापक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी हो गई। तो पारेषण का अनुक्रम का मतलब क्या होता है, भेजने का माध्यम, वह किस माध्यम से अपनी स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक को दे रहा है। ठीक है, जैसे टेलीफोन करके दे रहा है कि पत्र लिख करके अपनी सूचना दे रहा है ना। पत्र जैसे कि कोई लिखता है, लिख करके यदि आपने एक बार पत्र पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया या रजिस्ट्री कर दी, या वो जो पत्र पेटिका होती है साधारण डाक, उसमें यदि डाल दिया, तो क्या आप उसको वापस ले सकती हैं? नहीं ले सकती। अब वो वहीं जाएगा जहां आपने भेजा है, वहां फिर कोई नहीं मिलेगा, तब डाक वाला फिर भले ही वापस करे, लेकिन उस क्षण आप वापस नहीं ले सकती हैं। तब इसका मतलब क्या हुआ, पारेषण के अनुक्रम में, यानी कि स्वीकृतिकर्ता अपनी स्वीकृति की सूचना को ऐसे माध्यम में डाल दिया कि अब वह उसको वापस नहीं ले सकता, तब क्या माना जाएगा कि प्रस्थापक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी हो गई। तब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना वापस कब तक ले सकता है, कब तक ले सकता है कि जब तक कि वह पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से न डाल दिया हो, डालने के पहले तक या डालने के क्षण तक वापस हो सकती है। लेकिन यदि उसने एक बार डाल दिया, तब अब भले ही उसके बाद उसको प्रतिसंग्रहण की सूचना मिल जाए, तब भी अब प्रस्थापना वापस नहीं होगी। आया नहीं समझ में? आया ना? जैसे ए है, बी है, वही है उदाहरण। उसने 10 लाख रुपए में अपनी प्रस्थापना की ऑफर की, उसने प्रस्थापना किया कि मैं आपको अपना मकान क्या कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। इसने उसकी सूचना दी, तो प्रस्थापना की सूचना पूरी कब होगी, जब बी के ज्ञान में ये ऑफर आ गया। ठीक है, अब बी ने कहा कि ठीक है, हमें आपका ऑफर स्वीकार है, ये स्वीकार तो कर लिया। बी दूसरी जगह पर रहता है, ए यहाँ बाराबंकी में है, बी इलाहाबाद में। बी क्या किया, पत्र लिखा ए को, ये भी यहाँ पत्र लिख रहा है कि हमें आपकी प्रस्थापना स्वीकार है, आपकी ऑफर हमें स्वीकार है। लेकिन तब तक ए का मन क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, ए का मन बदल गया कि नहीं, हम बी को अपना मकान नहीं बेचेंगे। तब अब ए अपनी प्रस्थापना को वापस कब ले सकता है, जैसे ही लेटर लिखा
ठीक है, लिख करके यदि पोस्ट करने गया तो पोस्ट करते वक्त या पोस्ट में डालने से पहले तक ये अपनी प्रस्तावना को वापस ले सकता है। लेकिन यदि एक बार उसने लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, स्वीकृति की सूचना यदि एक बार उसने डाल दी, तो यह मान लिया जाएगा कि ए के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी हो गई, भले ही ए को वह मिले चाहे न मिले, वो लेटर उसको मिले चाहे ना मिले, है ना, लेकिन ए के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर धारा 4 में लिख दिया गया है कि स्वीकृति कर्ता अपनी स्वीकृति को पारेषण के अनुक्रम में ये इस प्रस्तावक के विरुद्ध पूरी होने से पहले ही क्या है, वो प्रस्तावक, अरे ये हाँ, प्रस्तावक अपनी प्रस्तावना को वापस ले सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं ले सकता। तो स्वीकृति की सूचना पूरी कब होती है? प्रस्तावक के विरुद्ध, जब स्वीकृति कर्ता स्वीकृति की सूचना को पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार से डाल देता है कि अब वो उसको वापस नहीं ले सकता, तब यह माना जाता है कि स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध यानी कि ए के विरुद्ध पूरी हो गई। अब यदि बी ने लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो अब ए क्या है, संविदा से बाध्य हो गया, भले ही वह लेटर उसको मिले चाहे न मिले। लेकिन क्या बी अभी बाध्य हुआ? नहीं हुआ। बी अभी अपनी स्वीकृति से बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक कि उसकी स्वीकृति की सूचना ए को न मिल जाए, तब तक बी के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ए तो संविदा से बाध्य हो गया, लेकिन बी अभी नहीं हुआ है, जब तक कि वह लेटर ए के ज्ञान में ना आ जाए। जब इसके ज्ञान में आएगा तभी तो वो बी के विरुद्ध, यदि वो संविदा का पालन नहीं करता है तो मुकदमा कर सकता है। जब इसको मालूम ही नहीं है, अभी तो लेटर भी उसने भेजा नहीं भेजा ये तो नॉलेज में थोड़ा है, लेकिन यदि ए अपनी प्रस्तावना को वापस लेना चाहता है, तब उसको क्या करना चाहिए कि अति शीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने प्रस्तावना के प्रतिसंहरण की भी सूचना उसको भेज दे कि मैं अपनी प्रस्तावना अब वापस ले रहा हूँ। क्योंकि एक बार यदि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी हो गई, तब वह उसको वापस नहीं ले सकता। मतलब कि डाक में डालने से पहले बी के द्वारा अपनी स्वीकृति जो उसने किया है, डाक में डालने से पहले तक ए क्या कर सकता है, अपनी प्रस्तावना को वापस ले सकता है। लेकिन यदि एक बार इसने डाल दिया, तब वह वापस नहीं ले सकता। ठीक है, जैसे कि बी ने क्या किया, 2 बजे लेटर क्या किया, पोस्ट कर दिया। अब 3 बजे फिर उसको ए का सूचना मिला कि हाँ, प्रस्तावना के प्रतिसंहरण की सूचना उसको 3 बजे मिली, तो यहाँ पर संविदा बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो संविदा क्या होगा, यहाँ पर ए संविदा से बाध्य है तब भी है, क्योंकि अब वो उसको वापस नहीं ले सकता ना। 2 बजे वो पोस्ट कर दिया, पोस्ट करते ही अब ए के विरुद्ध क्या हो गई, स्वीकृति की सूचना पूरी हो गई। अब ए संविदा से बाध्य है ना, और बी भले ही नहीं बाध्य, लेकिन ए अब बाध्य है, क्योंकि स्वीकृति की सूचना उसके विरुद्ध पूरी हो गई। बी के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना कब पूरी होगी, एक जब पता चल जाएगा, उसका नॉलेज आ जाएगा कि बी ने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, तो ए यदि उसके साथ संविदा नहीं करना चाह रहा है, तो उसके अपने लेटर को बॉक्स में डालने से पहले तक या डालने जा रहा है, पता चला कि 2 बजे उसको वो डालने जा रहा था, 2 ही बजे उसको प्रस्तावना के प्रतिसंहरण की भी सूचना मिल गई, तब उसके बाद यदि वो पोस्ट करता है तब भी संविदा नहीं पूरी होगी, क्योंकि अभी तक वो उसके हाथ में लेटर था, है ना, था ना, उसने भी पारेषण के अनुक्रम में नहीं डाला ना। पारेषण के अनुक्रम का मतलब यही होता है कि स्वीकृति या किसी भी चीज़ की प्रस्तावना की हो, चाहे स्वीकृति की है, जो सूचना किस माध्यम से दी जा रही है। तो चूंकि ये जो अधिनियम बना है 1872 में बना है, तो उसमें पोस्ट ऑफिस ही था, और तो कुछ था नहीं कि आज के ज़माने में व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया या इंस्टाग्राम आ गया, तो अपना जुड़े हैं भेज दिए, है ना, है कि नहीं। अब इस समय वर्तमान समय में तो लोग व्हाट्सएप से भेज देते हैं मैसेज, ऑफर भेज दिए, उसने स्वीकृति भेज दी। तब व्हाट्सएप में क्या होता है, पहले एक टिक लगा, मतलब कि हमने ऑफर दिया, अभी मिला नहीं है, जैसे ही हुआ डबल टिक हुआ, मतलब कि उसको अभी मोबाइल में गया है ना। लेकिन जब वो ब्लू होगा, नीला होगा, तब ये मानते हैं कि उसने देख लिया हमारा मैसेज। जब तक नहीं देखता तब तक वो केवल डबल टिक रहती है, जब वो देखा मतलब कि नॉलेज में आ गई, है ना,
तब क्या होगा, तब मानेंगे कि उसके नॉलेज में आ गई। अब ए ने क्या किया कि बी को अपना ऑफर भेजा, किससे, मैसेज किया, व्हाट्सएप पर कर दिया। अभी तक एक ही टिक है, मतलब कि अभी नहीं मिला, मैसेज मिला ही नहीं, लेकिन डबल टिक हो गया, मतलब कि मैसेज पहुंच गया, लेकिन अभी इसके ज्ञान में नहीं आया है ना, अभी इसके ज्ञान में नहीं आया है, यही मानकर चलेंगे। डबल टिक होने का मतलब है कि अब मैसेज केवल पहुंचा है, लेकिन ये मैसेज या ऑफर हमारा पहुंचा है, लेकिन अभी इसके नॉलेज में नहीं आया है। नॉलेज में कब मानेंगे, जबकि ये ब्लू टिक हो जाएगा, तब मानेंगे कि बी ने वो मैसेज देख लिया, मतलब कि उसके नॉलेज में है। अब यदि बी ने उसका रिप्लाई नहीं किया है, तो अब यदि ए अपनी प्रस्तावना को वापस लेना चाह रहा है, तो बी के द्वारा मैसेज करने से पहले तक, है ना, वह उसको वापस ले सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं ले सकता। ठीक है कि नहीं? तो जैसे ही बी ने क्या किया, यदि उसने उसका रिप्लाई किया व्हाट्सएप से ही, तो एक टिक वहाँ भी लगेगा, मतलब उसने भेज दिया। अब वो उसको वापस ले सकता है, ले सकता है, क्योंकि उसने अभी व्हाट्सएप में अब समय निर्धारित है ना, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 12 घंटे का समय है कि जो मैसेज आपने भेजा है उसको आप डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं ना। डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आता है, पहले तो केवल 15 मिनट के लिए था, अब तो हमें लगता है 1 आध घंटे के लिए है, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए है। भेजने के बाद भी 1-2 घंटे आपके पास विकल्प है कि आप उसको वापस ले सकते हैं, है ना। तो ये अभी तक माना नहीं जाएगा कि पारिश्रमिक के अनुक्रम में वो हुआ, क्योंकि अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं, तो वो वापस हो जाएगा, है ना। तो वापस कब, डिलीट फॉर एवरीवन का जब ऑप्शन खत्म होगा, तब माना जाएगा कि अब वो पारिश्रमिक अनुक्रम में इस प्रकार से रख दिया कि अब वो उसको वापस नहीं ले सकता, मतलब कि ए के विरुद्ध अब स्वीकृति की सूचना पूरी हो गई, भले उसको बाद में चाहे जब मिले, है ना। लेकिन जब तक उसके पास ये डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन है, तब जब तक वापस ले सकता है, तब तक ए के विरुद्ध भले उसने दे दिया, लेकिन अभी सूचना पूरी नहीं हुई है स्वीकृति की। आया नहीं समझ में? अब आजकल आप जब जाएंगे कोर्ट में, ये सब तो आपको यही मैसेज का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। समस्या तो अब ये आती ना, कौन लेटर लिखकर पोस्ट थोड़ा करता है, जब उसके पास ये विकल्प मौजूद है कि मैसेज कर दिए, फ़ोन कर दिए, डायरेक्ट बातचीत हो रही है, तो कोई लेटर लिख करके इतना दिन तक इंतजार थोड़ा करता है। वो तो उस समय के लिए था जब वो ये सब था नहीं, फ़ोन का ज़माना था नहीं, तो पोस्ट से ही सब भेजते थे, इसीलिए डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको वही मिलेगा। लेकिन लिखा इसीलिए वहाँ पर उसने पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं किया, उसने क्या किया, पारिश्रमिक के अनुक्रम में इस प्रकार से न डाल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य में अभी सूचना के कई तरीके आ सकते हैं लेने देने के, है ना। तो ये पारिश्रमिक का अनुक्रम का क्या है, ये इस पर भी लागू होता है। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर जो भी है, तो तरीका यही है। निर्धारण कैसे करेंगे कि व्हाट्सएप पर हमने बी ने क्या किया, रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई किया, तो क्या ए की विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी हुई? अभी नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उसके पास क्या है, ऑप्शन है कि वह उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता है ना, यानी कि उसको वापस ले सकता है। तो वो पारिश्रमिक अनुक्रम में इस प्रकार से कहाँ डाला कि उसकी शक्ति से बाहर हुई? अभी बाहर नहीं हुई है, अभी उसकी शक्ति के अंदर है कि वो उसको वापस ले ले, है ना। वो डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया उसको देखने से पहले ही, तो क्या वो फिर व्हाट्सएप खोलेगा तो उसको मैसेज मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन यदि एक बार डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन खत्म हुआ, तब ये मान लिया जाएगा कि बी ने अपनी स्वीकृति जो ए को व्हाट्सएप से भेजा था, अब डिलीट फॉर एवरीवन का खत्म हो गया। तो यानी कि पारिश्रमिक के अनुक्रम में अब इस प्रकार हो गया कि अब बी उसको वापस नहीं ले सकता ना अपनी स्वीकृति की सूचना, क्योंकि जैसे ही ए नेट ऑन करेगा अब उसको वो मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं, उसको पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन खत्म होने के बाद तब वो माना जाएगा कि वो पारिश्रमिक के अनुक्रम में इस प्रकार से रख दिया, यानी कि ए को ये अपनी प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण कब कर सकता है, बी के द्वारा जो मैसेज का रिप्लाई है करने से पहले तक, है ना। या पारिश्रमिक के अनुक्रम में इस प्रकार से न रख दिया कि उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, यानी डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन खत्म होने के पहले तक वह उसको वापस ले सकता है ना। क्योंकि यदि एक बार उसको पहुंच गया, भले ही डिलीट फॉर एवरीवन का हो, यदि अब ये भी तो होता है, इसने मैसेज किया, इसने नेट ऑन कर रखा था, तुरंत मिल गया, भले ही वो फिर बाद में डिलीट फॉर एवरीवन कर दे, लेकिन पहुंच गया, है ना। तब अब ए संविदा से बाध्य हो गया,
फिर बाद में भले ही नीला टिक बाद में चाहे जब लगे, है कि नहीं? यदि उसने देख लिया, उसके नॉलेज में आ गया, तब तो इसके भी विरुद्ध पूरा हो गया। बी ने कहा कि भेजा अपनी स्वीकृति, फिर बाद में सोचा कि अरे हमसे गलती हो गई, क्या करने के लिए खरीदेंगे। बी का भी तो मन बदल सकता है, जरूरी थोड़ा है कि ए का ही मन बदले। बी का भी तो मन बदल सकता है, एक बार सोचा कि भेज देते हैं, खरीद लेंगे। उसने भेजा और उसका नेतान था, उसने नीला टिक तुरंत लग गया और फिर उसके बाद वो डिलीट कर रहा है, तो क्या वो डिलीट किया तो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, अब संविदा हो गई, है ना। अब ये दोनों का आपस में वो है कि वो न बेचना चाहे या वो न खरीदना, अपने तय करें कि नहीं बेचेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो अपने में भले ही बाहर सुलझा लें। लेकिन यदि जहाँ तक विधि का प्रश्न आएगा, वहाँ पर दोनों के बीच में अब संविदा पूरी हो गई, है ना। तो ये आया नहीं समझ में? थोड़ा बहुत तो आया ना। ये हो गया आपका धारा 5 कि प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण कब कर सकता है? स्वीकृति की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी होने से पहले कर सकता है। तो अब फिर यही प्रश्न आएगा कि प्रस्थापक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी कब होती है? तब उसके लिए फिर से धारा 4 में ही देखेंगे कि स्वीकृतिकर्ता अपनी स्वीकृति को पारेषण क्रम में इस प्रकार से न डाल दिया हो कि वह उसकी शक्ति से बाहर हो गया है, तब माना जाएगा कि प्रस्थापक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी हो गई। तो मतलब यही है कि उसको पारेषण क्रम में स्वीकृति की सूचना डालने से पहले तक ये क्या कर सकता है, या प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना को वापस ले सकता है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं ले सकता, है ना। वो जब धारा 4, 5 दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। आया ना समझ में? अब देखो फिर क्या है, धारा 6। धारा 6 में क्या है? प्रस्थापना का प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है या कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसमें उसके प्रकारों का उल्लेख है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या बताया है। पहला है सूचना के द्वारा, ठीक है। फिर क्या है? दिए गए समय की समाप्ति, दिए गए समय की समाप्ति। फिर क्या है? युक्त समय की समाप्ति। ठीक है, युक्त समय की समाप्ति, पूर्ववर्ती शर्त का अपालन। फिर क्या है? प्रतिप्रस्थापना, प्रस्थापक की मृत्यु, और 7वां है प्रस्थापक का पागलपन। ठीक है, धारा 6 में ये बताया गया कि प्रस्थापना का प्रतिसंहरण किन किन तरीकों से प्रस्थापक कर सकता है। तो क्या क्या बताया? सूचना के द्वारा, दिए गए समय की समाप्ति, युक्त समय की समाप्ति, पूर्ववर्ती शर्त का अपालन, प्रतिप्रस्थापना, प्रस्थापक की मृत्यु और प्रस्थापक का पागलपन। ये ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से एक प्रस्थापना क्या होती है? वापस हो जाती है या प्रतिसंग्रहित हो जाती है, रिवोक हो जाती है। अब जैसे सूचना के द्वारा, तो ये जो भी हमने नियम बताया ये क्या है? सूचना के द्वारा है, यानी कि वो प्रस्थापना भेजा, फिर उसके बाद फिर एक सूचना वह भेज सकता है, किसके लिए? प्रतिसंहरण के लिए। तो ये अभी आपने जो नियम पढ़ा कि वो कब तक वापस ले सकता है, ये सूचना के बारे में था कि वो सूचना दे करके वो अपने प्रतिसंहरण को वापस या अपनी प्रस्थापना को प्रतिसंग्रहित कर सकता है या अपनी प्रस्थापना को वापस ले सकता है। कैसे? स्वीकृतिकर्ता को सूचना भेज के। तो सूचना कब तक भेज देनी चाहिए? वही कि पारेषण के अनुक्रम में स्वीकृतिकर्ता द्वारा अपनी स्वीकृति को इस प्रकार न रख दिया कि उसको वापस ले ले, उसके पहले तक सूचना उसको दे देनी चाहिए। यदि नहीं देता है तब क्या होगा? अब सूचना के द्वारा फिर वापस नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तो हो गया सूचना के माध्यम से। फिर क्या है? दिए गए समय की समाप्ति, मतलब कि यदि प्रस्थापक ने
जो प्रस्थापना किया उसमें यदि उसने एक निश्चित समय दे दिया कि आपको, जिस ए ने क्या किया, बी को ऑफर दिया, कहा कि मैं अपना मकान 10 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन तब जब आप इसकी स्वीकृति हमें 1 हफ्ते के अंदर दें, ठीक है, यदि 1 हफ्ता बीत गया तब नहीं बेचेंगे, 1 हफ्ते में ही आप हमें बता दीजिए, अपनी स्वीकृति हमें दे दीजिए कि आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। यदि नहीं खरीदेंगे 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि किसी को हो सकता है कि अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तो कहते हैं कि तुरंत बेचेंगे, तुरंत लीजिए तब दे, नहीं तो नहीं, हम अपना दूसरा देखें। या उसने कहा कि 1 हफ्ते में आप स्वीकृति की सूचना हमें दे दीजिए कि आप 1 हफ्ते में खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। यदि नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, अब बी ने कहा कि ठीक है हम 1 हफ्ते में खरीदेंगे, लेकिन 1 हफ्ता बीत गया और ये नहीं खरीदा, तब अब प्रस्थापना क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप समाप्त हो गई, क्योंकि उसके लिए उसने एक निश्चित समय दे रखा था कि 1 हफ्ते का समय है, यदि आपको खरीदना है तो 1 हफ्ते में आप खरीद लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद हम नहीं बेचेंगे। और 1 हफ्ते का समय बीत गया और इसने नहीं खरीदा, तो क्या 1 हफ्ते के बाद वो एक को बाध्य कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें जो समय दिया गया था वो अब प्रस्थापना किसको स्वीकार करने का जो 1 हफ्ते का समय था वो अब समाप्त हो गई। समय समाप्त होते ही वह प्रस्थापना भी समाप्त हो गई। जब प्रस्थापना अस्तित्व में ही नहीं रही तो उसकी स्वीकृति नहीं हो सकती है। आया ना समझ में? फिर इसके बाद क्या है? युक्तियुक्त समय की समाप्ति। युक्तियुक्त समय की समाप्ति का मतलब कि प्रस्थापना को स्वीकार करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज प्रस्थापना करें तो आप 2 साल बाद हमें स्वीकृति दीजिए, ये तो है नहीं। आपको यदि करना है तो एक युक्तियुक्त समय के अंदर उसकी स्वीकृति करनी पड़ेगी ना। अब ए ने बी को दिया ऑफर, अब ये 2 साल बाद आ रहे हैं कि नहीं हम आपका मकान खरीदेंगे, आपने हमें ऑफर दिया था, अब हमें स्वीकार है, तब तक तो वो पता नहीं किसको बेच चुका है, तो क्या वो बेच सकता है? यानी कि स्वीकृति भी होनी चाहिए। अगर उसमें कोई समय नहीं है ऑफर में कि कितने समय के अंदर इसको स्वीकार करना है, यदि कोई निश्चित समय नहीं है तो उसको एक युक्तियुक्त समय के अंदर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो युक्तियुक्त समय कितना माना गया? जो संविदा अधिनियम है, किसी भी संविदा के लिए पालन के लिए युक्तियुक्त समय 3 वर्ष का माना गया, उससे अधिक नहीं। लेकिन फिर भी न्यायालय क्या करता है? तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक निश्चित समय तय करता है। अब कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो तुरंत खराब होने वाली हैं, ऑफर किया बेचने का, वो करा के भी हम 2 हफ्ते बाद, जैसे दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इसका भी तो ऑफर होता है। वो किसान ज्ञान मंडी में अड़तिया बोला नहीं आप 1 हफ्ते बाद लेकर आना, तब हम इतने में खरीदेंगे। तो क्या करेगा? 1 हफ्ते तक उसका वेट करेगा? नहीं करेगा। या उसने रख लिया लेकिन उसका बेचा नहीं या पैसा नहीं दिया। तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक युक्तियुक्त समय के अंदर यदि प्रस्थापना में कोई निश्चित समय नहीं दिया है उसकी स्वीकृति की, तो स्वीकृतिकर्ता को क्या चाहिए? यदि उसको संविदा करना है तो एक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्थापना को स्वीकार कर ले और उसकी सूचना प्रस्थापक को दे दे। यदि वह युक्तियुक्त समय के अंदर नहीं देता है तब ऐसी स्थिति में भी प्रस्थापना अपने आप समाप्त हो जाती है ना। अब ये तो नहीं है कि हमने आज दिया ऑफर तो आप 10 साल बाद आइए कि हाँ आपका ऑफर आपने हमें 10 साल पहले दिया था, अब हमें स्वीकार है, तो क्या वो मान्य है? नहीं है ना। ये थोड़ा कि हमने ऑफर दे दिया तो हमेशा के लिए हो गया, हमेशा के लिए नहीं है। यदि आपको संविदा करनी है तो इसको आपको एक युक्तियुक्त समय के अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये युक्तियुक्त समय सामान्यतः जो संविदा के लिए निर्धारित है वो 3 वर्ष है, उससे अधिक नहीं। ठीक। फिर इसके बाद क्या है? पूर्ववर्ती शर्त का अपालन। मतलब कि यदि प्रस्थापना के साथ ऐसी कोई शर्त लगी है कि जब तक उस शर्त की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक प्रस्थापना पूरी नहीं होगी या उसकी स्वीकृति पूरी नहीं होगी। ठीक है, पहले शर्त पूरी करिए तब जाकर के हम मानेंगे कि हाँ आपने स्वीकृति की है। पूर्ववर्ती शर्त का अपालन, जैसे कि ए ने कहा बी से, अरे यही वाला उदाहरण ले लीजिए, ये जो बच्चा खो गया था कि जो कोई मेरे बच्चे को खोज कर लाएगा मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। ए ने एक ऑफर दिया, या उसका मान लीजिए किसी का कुत्ता खो गया, ऐसा विज्ञापन भी निकलता है पेपरों में कि हमारा अमुक व्यक्ति खो गया है, जो कोई खोज कर लाएगा मैं उसको क्या करूँगा? इनाम दूंगा। ठीक है, तो क्या इनाम से वो सबको देगा? केवल उसी को देगा जो कि उसकी शर्त का पूरा करेगा, यानी कि जो उसको खोज कर लाएगा। तो इसमें शर्त क्या है? पहले खोज कर लाना तब इनाम देना। जब आप खोज कर लाए ही नहीं तो इनाम का दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफर उसने दिया
उसमें शर्त लगी है, शर्त है ना कि मेरा कुत्ता खो गया है, या मेरा भतीजा खो गया है, या मेरा अमुक जो व्यक्ति है वो खो गया है, जो कोई खोज कर लाएगा मैं उसको इतने रुपए का इनाम दूंगा। तो उस ये जो ऑफर है इनाम का, उसमें क्या है, शर्त भी लगी है कि पहले आप खोज कर लाइए तब आपको इनाम मिलेगा। जब नहीं खोज कर लाएंगे तो इनाम थोड़ा मिलेगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या है, शर्त है। अब जो शर्त पूरा करेगा उसी के साथ संविदा माना जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ववर्ती शर्त का अपालन, यदि शर्त पालन नहीं हुआ है तब तो क्या उसके साथ संविदा होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले शर्त पूरी करनी पड़ेगी तब जाकर के प्रस्थापना स्वीकृत मानी जाती है, नहीं तो नहीं मानी जाती है ना। इसीलिए यहाँ पर बना कि पूर्ववर्ती शर्त का अपालन, यानी कि जो शर्त लगा है उसको हमने पालन नहीं किया। ठीक है, तब अब फिर क्या है, प्रतिप्रस्थापना। प्रतिप्रस्थापना काउंटर ऑफर इसको बोलते हैं। प्रतिप्रस्थापना का मतलब क्या हुआ कि जो ऑफर किया गया है उस प्रस्थापना या ऑफर को क्या किया गया है, जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया वह उसको परिवर्तन के साथ उसमें चेंज करके स्वीकार करता है, तब वो ऑफर न होकर के क्या हो जाता है, प्रतिप्रस्थापना या काउंटर ऑफर माना जाता है। कैसे होता है, जैसे लोग मोल भाव करते हैं, मोल भाव करते हैं ना कि हम गए सब्जी लेने गए, गोभी लेने गए, अब वो बोला 20 रुपये, उसने ऑफर दिया 20 रुपये, अब हमें स्वीकार होगा 20 में तब तो खरीदेंगे नहीं, हमने कहा कि नहीं हम 15 रुपये में लेंगे। अब ये क्या हुआ, वो 20 रुपये का ऑफर अब ऑफर नहीं रह गया, जैसे ही हमने कहा कि नहीं 15 रुपये, अब ये काउंटर ऑफर है दुकानदार के लिए कि 15 रुपये में देना हो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है, प्रतिप्रस्थापना है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रतिप्रस्थापना में क्या होता है, जो प्रस्थापना की गई है उसमें उसको परिवर्तन के साथ स्वीकार किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में वह स्वीकृति न होकर के क्या माना जाता है, प्रतिप्रस्थापना या काउंटर ऑफर माना जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि प्रतिप्रस्थापना जैसे ही हो जाता है, प्रतिप्रस्थापना जो मूल ऑफर है उसको नष्ट कर देती है या समाप्त कर देती है ना, उसको क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। अब यहाँ संविदा का निर्माण कब होगा, संविदा का निर्माण तब होगा कि जो काउंटर ऑफर जिसको किया गया है अब वह उसको यदि स्वीकार करेगा तब संविदा का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार यदि ऑफर जो मूल ऑफर था एक बार समाप्त हो गई तो उसको फिर बाद में हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, उसने कहा कि 20 रुपये, ठीक है 20 रुपये की गोभी देंगे, आपने कहा कि नहीं हम 15 रुपये देंगे, तो उसने मना कर दिया। ठीक है, उसने मना कर दिया कि नहीं हम 15 रुपये में नहीं देंगे। ठीक, तो ये आपने जो कहा कि 15 रुपये, ये आपका क्या हो गया, काउंटर ऑफर है जिसको कि उसने स्वीकार नहीं किया। और उसने जो 20 रुपये बोला था आपने नहीं स्वीकार किया, तो जैसे ही आपने बोला कि नहीं हम इसको 15 रुपये में खरीदेंगे, वैसे ही उसके 20 वाला जो 20 रुपये वाला ऑफर था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब फिर जो हमने कहा कि हम 15 रुपये में खरीदेंगे, ये काउंटर ऑफर है, उसने फिर मना कर दिया। तब आपने कहा कि अच्छा लाओ 20 रुपये में दे दो, लेकिन फिर उसने कहा कि हम आपको 20 में ही नहीं दें, 20 में भी नहीं देंगे, तो क्या आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकती हैं या उसको बाध्य कर सकते हैं कि नहीं अब आप हमें 20 रुपये में बेचो? नहीं कर सकती, क्योंकि उसने जो 20 रुपये का ऑफर दिया था, तो जैसे ही आपने 15 रुपये बोला वैसे ही उसका 20 रुपये का ऑफर समाप्त हो गया। अब दुकानदार के ऊपर है कि आपने फिर कहा कि ठीक है हमें 20 रुपये में हम खरीदेंगे, अब ये नया ऑफर फिर से है जिसको कि दुकानदार ने स्वीकार नहीं किया। तो प्रतिप्रस्थापना में कब होता है संविदा का निर्माण, जबकि जो काउंटर ऑफर है उसको या तो वो स्वीकार कर ले, है ना, तभी संविदा का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये नहीं कि बाद में उसने स्वीकार नहीं किया तो हम फिर बाद में कह रहे हैं कि चलिए ठीक है अच्छा 20 रुपये में ही दे दीजिए। तो यदि वो नहीं देता है तो हम यदि यहाँ संविदा नहीं हुई, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं बेचने से कि नहीं आप 20 रुपये में बेचो, क्योंकि आपने पहले बोला था 20 रुपये, है ना। क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यही है कि जैसे ही आपने 15 रुपये बोला वैसे उसका 20 रुपये का ऑफर समाप्त हो गया। इसी में एक केस इसमें प्रतिप्रस्थापना में पढ़ा है, जिसके पहले भी क्या था, एक केस था हाइड बनाम रेंज, ठीक है, इसको इस मुकदमे से भी समझ सकती हैं। और इसमें क्या था, खेत था, ठीक है, ए है बी है, ठीक, ए ने कहा कि मैं अपना मकान तो ये है या अपना खेत तुम्हें 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? तो बी ने कहा कि नहीं मैं 1000 में नहीं
कितने में, 950 रुपये में खरीदूँगा। ठीक, फिर ए ने कहा कि नहीं, हम 950 रुपये में नहीं बेचेंगे। तो फिर बी ने कहा कि चलो 1000 रुपये हम देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी ए ने फिर उसको नहीं बेचा। तब क्या हुआ, बी ने ए के ऊपर मुकदमा कर दिया कि अब इनको बाध्य किया जाए बेचने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऑफर किया था। तो क्या वो बाध्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसने 1000 रुपये बोला कि 1000 रुपये में मैं अपना खेत बेचूंगा, जैसे ही इसने कहा कि नहीं 950 रुपये में हम खरीदेंगे, तो जैसे ही ये बोला, अब ये काउंटर ऑफर हो गया। तो काउंटर ऑफर का प्रभाव क्या हुआ कि वह ए के द्वारा जो मूल प्रस्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। तब फिर बी ने कहा कि ठीक है, अब हम 1000 रुपये में खरीदेंगे। तो अब ये 1000 रुपये का ऑफर बी की तरफ से है ना, ए ने जिसको स्वीकार नहीं किया। तो भले ही अब वो 1000 रुपये में पहले बेचा था तो 950 से वो खत्म हो गया। अब तुम फिर कह रहे हो कि नहीं, हम 1000 रुपये अब देने के लिए तैयार हैं। अब ये नया ऑफर है जिसको ए ने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तब यहाँ पर जब स्वीकार हुआ ही नहीं तो संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ। तो जब संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ तो उसका प्रवर्तन होगा? नहीं होगा। आया नहीं समझ में? तो काउंटर ऑफर जो होता है उसका यही प्रभाव होता है, इसी को प्रति प्रस्थापना हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब है प्रस्थापक की मृत्यु। प्रस्थापक ने क्या किया, प्रस्थापना किया, उसके बाद उसने बी ने स्वीकृति भी कर ली, लेकिन उसकी फिर मर गया। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए ने बी को कोई ऑफर दिया। ठीक है, यदि ऑफर दिया और बी को स्वीकृति करने से पहले ही बी को ये मालूम, ऑफर करने के बाद ए की मृत्यु हो गई। ठीक है, बी ने अभी ऑफर स्वीकार नहीं किया है, तो जैसे ही इसकी मृत्यु हुई और स्वीकार करने से पहले बी को यदि मालूम हो गया कि ए की मृत्यु हो चुकी है, तब ये प्रस्थापना अपने आप क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, लेकिन यदि ए ने ऑफर किया और बी ने उसको स्वीकार भी कर लिया, स्वीकार कर लिया, तब तक ये मर गया था। इसकी सूचना बी को स्वीकृति से पहले नहीं मिली थी। जब इसने स्वीकार कर लिया उसके ऑफर को, तब उसको सूचना मिली कि ये तो मर गया। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या ये प्रस्थापना इनवैलिड हो जाएगी या वो प्रस्थापना समाप्त होगी? नहीं होगी। बी चाहे तो ए के जो विधिक उत्तराधिकारी होंगे, है ना, जो विधिक प्रतिनिधि होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। ठीक है, विधिक प्रतिनिधि जो होंगे उनके खिलाफ मुकदमा वह कर सकता है संविदा का प्रवर्तन कराने के लिए। कब? जबकि प्रस्थापक की मृत्यु कब होती है? मृत्यु तो हो जाती है इसकी स्वीकृति से पहले ही, लेकिन उसकी सूचना उसको बाद में मिलती है, स्वीकृति करने के बाद। लेकिन स्वीकृति से पहले यदि ए की मृत्यु की सूचना बी को मिल गई, तब क्या होगा, यहाँ पर संविदा का निर्माण नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि यदि संविदा ऐसी है या ऐसी प्रकृति की है कि वह एक ही व्यक्तिगत योग्यता पर ही निर्भर करती है, तब जैसे कि कोई पेंटर है, हमने संविदा किया था उससे कि आप मेरी ये पेंटिंग बना दीजिए तो हम आपको 1000 रुपये देंगे। उसने स्वीकार भी कर लिया था, सब कुछ ओके था, वो आधा पेंटिंग बनाया और फिर मर गया। तो क्या भी उसके खिलाफ या उसके विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ का मुकदमा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो ये पेंटर है तो उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं वो भी उतने ही अच्छे पेंटर हों, क्योंकि ये पेंटिंग क्या है, उसकी व्यक्तिगत योग्यता है ना, उसकी पर्सनल योग्यता है ना, उसका पर्सनल क्वालिफिकेशन है जो केवल वही पूरा कर सकता था। लेकिन यदि संविदा का नेचर ऐसा है जो कि उसके विधिक प्रतिनिधि उसको पूरा कर सकते हैं, जैसे कि घर है, मकान है, खेत है या कोई सामान है बेचने के लिए, उसने ऑफर किया था, बी ने उसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन तब तक ए की मृत्यु हो गई। तब तो सर जैसे ये मतलब ये घर के लोग हैं तो वो ना बेचना चाहे तो जबरदस्ती थोड़ी भी कर सकता है? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो मुकदमा कर सकता है। वो कब कर सकता है? बी क्या कहेगा, कहेगा कि ए ने हमें बेचने का ऑफर किया था, ठीक है, ए यदि वो मर गया तो इसके विधिक प्रतिनिधियों को चाहिए था कि उसको स्वीकृति से पहले ही या स्वीकृति की सूचना हमें देने से पहले ही उसकी सूचना दे देनी चाहिए थी। उसकी मृत्यु हो गई है, अब ये नहीं बिकेगा, इसको क्या मालूम कि वो मर गया है क्या है ना। और यदि वह व्यक्तिगत योग्यता पर यदि उसके निर्भर है, भले ही उसको चाहे जब सूचना मिले, तब फिर संविदा का निर्माण
नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है ना। संविदा का निर्माण यदि उसके व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर है तब नहीं होगा। लेकिन मृत्यु की दशा में क्या होता है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वह अपने आप में एक सूचना मान ली जाती है कि सबको है। लेकिन जैसे कि ए मतलब बी को पता भी चल जाए कि वो मर चुका है और उसके बाद अगर मतलब ए उसके बाद मतलब उसके जो भी घर वाले हैं या जो भी, तो यहाँ पर तुम्हें वो बाद तब होंगे जैसे कि यदि बी ने स्वीकार किया और अपने पास ही रखा है, अभी उसने स्वीकृति की सूचना ही नहीं दी है, तब तो क्या वो उसको मुकदमा करेगा तो भी हार जाएगा? क्या उनको मालूम है? मालूम तो नहीं है ना कि बी ने स्वीकार किया कि नहीं किया है, या उसने उन्होंने कोई ऑफर किया था कि नहीं किया था। बी को उसको सूचना भी तो देनी पड़ेगी। बी को क्या करना होगा, अपने यदि स्वीकार किया तो वो स्वीकार करके बैठा है और फिर बाद में वो मर गया, तो ऐसी कंडीशन में भी तब भी कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़ा है कि उसके विधिक उत्तराधिकारियों से कहेंगे भैया तुम बेचो, अब हमें स्वीकार है। वो ऐसा तब भी नहीं कर सकता। यदि उनके नॉलेज में या उनके विधिक उत्तराधिकारियों के नॉलेज में ये आ जाता कि हाँ बी को ऑफर किया गया था और बी ने उसको स्वीकार कर लिया और उसने सूचना भेज दी थी मरने से पहले ही, तब उसके बाद वो मरा और बी को पता चल गया, तब अब वो कर सकता है क्योंकि उनको मालूम था, उनको मालूम था ना। लेकिन बी ने अभी स्वीकार किया है लेकिन अभी सूचना नहीं दी है, सूचना ही नहीं दी, तब तो वो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि जैसे ये मरा खत्म कहानी। अब वो उसके विधिक उत्तराधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। संविदा कहाँ बनी? संविदा नहीं बनी ना, क्योंकि उसको नॉलेज में आया। यहाँ पर ये थोड़ा है कि स्वीकृति करने मात्र से ही संविदा थोड़ा होती है, स्वीकृति करने के बाद उसकी सूचना देना भी आवश्यक है ना, ताकि प्रस्तावक को जिसने प्रस्तावना दिया है उसके नॉलेज में तो आए कि हाँ हमने जो ऑफर किया था उसने स्वीकार किया कि नहीं किया। अब वो स्वीकार करके वैसे ही बैठा है, उसने सूचना भी नहीं दी न कुछ किया, तब वो ए मर गया और उसकी सूचना उसको हो गई, तब भी यहाँ संविदा का निर्माण होगा? नहीं होगा। ए मर गया तो बी क्या उसके विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे गांव में है जैसे कि आप मतलब मैंने किसी से जमीन अपनी बेची है और रजिस्ट्री तो तुरंत होती नहीं जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, लेकिन